हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास सेकंड लेने वाली हूँ, जिसमें कि ब्लूम टैक्सोनॉमी पे बात होगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड की जो पहली क्लास ली थी, उसमें जो पहला और दूसरा बुलेट्स है, जैसे कि टीचिंग की नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और बाकी चीज़ों पे बात हुई थी। और आज इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, फैक्ट वाइज क्वेश्चन भी बनते हैं फर्स्ट पेपर में भी, और एजुकेशन जो सेकंड पेपर है उसमें भी कुछ यूनिट्स हैं, जैसे टीचिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का है, उसमें भी ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया गया है। पेडागॉगी वाला जो चैप्टर है उसमें भी, पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी, उसमें भी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में दिया गया है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर कर पाऊँगी और आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। तो जो मॉडल ऑफ टीचिंग मॉडल्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो 2 टाइप्स के हैं। इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं उसमें भी बात हुई है इस पर कि पेडागॉगी मॉडल और एंड्रोगॉगी मॉडल। पेडागॉगी मॉडल जो होता है वो स्पेशली चाइल्ड सेंटर्ड होता है, मतलब लर्नर से रिलेटेड होता है और उन पे फोकस होता है। और जो एंड्रोगॉगी होता है वो एडल्ट लर्नर जो होते हैं उन पे बात होती है। तो पेडागॉगी मॉडल में जो इंस्ट्रक्टर या टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है। वो जैसे कि लर्नर को एक सपोर्ट की तरह काम करता है। वो लर्नर जो होते हैं वो फुली डिपेंडेंट होते हैं टीचर पे, तो या इंस्ट्रक्टर पे, क्योंकि वो छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चों को आप ये सोचें कि कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी साइंस लेबोरेटरी वो अकेले कर लें और इंडिपेंडेंटली, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्राइमरी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो पेडागॉगी मॉडल उस पर फोकस्ड होता है। पेडागॉगी मॉडल, इन दिस मेथड द टीचर more or less controls the material to be learned and the base of learning while presenting the course content of the students. It is also called instructor center approach. In this, the learner is dependent upon the instructor for all learning. शिक्षा शास्त्र मॉडल इस पद्धति में शिक्षक छात्रों के सामने पाठ्यक्रम सामग्री प्रस्तुत करते हैं। समय सीखी जाने वाली सामग्री और सीखने के आधार को नियंत्रित करते हैं। इसे प्रशिक्षक केंद्र दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसमें शिक्षार्थी पर निर्भर होता है और प्रशिक्षक पर निर्भर होता है। तो ये कुल मिला के ये हिंदी वालों के लिए है। आप लोग खुद से भी इसको ट्रांसलेट करके और इसको अपने लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स के साथ लिख सकते हैं। तो कीवर्ड्स इस स्लाइड में यही होगा कि पेडागॉगी मॉडल जो होता है वो इंस्ट्रक्टर और जो भी टीचर होते हैं उनके द्वारा जो फैसिलिटेट किए जाते हैं नॉलेज गाइडेंस, वो लर्नर को वो उनको सपोर्ट की तरह काम करता है। और ये एक तरह से लर्नर, छोटे चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए होता है पेडागॉगी मॉडल। और ये लर्नर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्टर या फैसिलिटेटर या जो भी टीचर होते हैं उन पे फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। तो कुल मिला के ये आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे, और हिंदी वाले भी इसी तरीके से जो मैंने समझाया उसको लिख लेंगे कीवर्ड्स जो होंगे। तो आप कीवर्ड्स पे पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, ताकि वो एग्ज़ाम टाइम पे ऑटोमेटिक क्लिक करते हैं। अगर स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो भी, और फैक्ट वाले आएंगे तो भी। तो इसलिए कीवर्ड्स वाले जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एग्ज़ाम में क्लिक करने के लिए और रिकॉल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एंड्रोगॉगी मॉडल है, इन दिस मॉडल द लर्नर इज़ मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड, तो एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग। तो ये आपका एक हो जाएगा सेल्फ डायरेक्टेड और ओन लर्निंग कीवर्ड। Model of the instructor facilitate the learning of participants and help them by instructor facilitate the learning of participants and help them by offering opportunities टू लर्न देम सेल्फ एंड एक्वायर न्यू नॉलेज। तो मतलब इसमें कुल मिला के है कि वो ऑफ़र करते हैं अपॉर्चुनिटी, मतलब एक गाइडेंस दे के कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, ये असाइनमेंट करना है, और उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के, और वो खुद ही जो एडल्ट लर्नर हैं उनको खुद से वो करने के लिए कहा जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये आपके लिए क्या होगा, कीवर्ड्स हो गए एंड्रोगॉगी मॉडल के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Bloom classification of teaching. Bloom taxonomy comprise 3 learning domain.
द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. और डोमेन इज हायरार्की द दैट कॉरस्पॉन्डेंस टू द डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग. इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग डिफाइंड विद ईच डोमेन ऑफ द टेक्सोनॉमी आर हायरार्किकल. तो इसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या है, हायरार्की का बहुत ध्यान दिया जाता है. जैसे कि इसमें आपको एक सीक्वेंस में ही याद करना होगा और ऑप्शंस भी उसी हिसाब से बनते हैं, आपको सीक्वेंसिंग ही लगानी होती है. तो इसमें हायरार्की में आपको याद करना होगा जो भी कॉग्निटिव या अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन के जो भी उसमें एलिमेंट्स हैं उसको आपको उसी सीक्वेंस में याद करना होगा. कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो संज्ञान, जैसे जो समझ और ये सब चीज़ों पे जो आधारित होता है उस टाइप का सीक्वेंसिंग होता है. अफेक्टिव जो होता है वो आपका भावनात्मक होता है. और साइकोमोटर जो होता है वो क्रियात्मक जो सोच होती है, क्रिएटिव सोच, उस पर मेज़र होती है. तो आगे बढ़ते हैं. जो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग डिफाइन विद द ईच डोमेन ऑफ द टेक्सोनॉमी आर हायरार्किकल. इन अदर वर्ड्स ईच लेवल subsumes the level them come before it. So if we look at the cognitive domain for example, which is represented in figure first, तो इसमें क्या होगा, जो नॉलेज है तो जैसे इसको ज्ञान कह सकते हैं. तो ये नॉलेज को हिंदी वाले मतलब इसको ज्ञान के रूप में लेंगे या समझ के. तो ये ज्ञान, फिर उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे जस्ट एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ जिस हिसाब से मैंने याद किया था. जैसे कि टॉपिक के बारे में क्या होगा, सबसे पहले हम कोई ज्ञान लेंगे, ठीक, जिससे उसको जानेंगे. फिर उसको क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसन, थोड़ा सा उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे, इलोबरेट करेंगे, ठीक है, मतलब उसको पूरे विस्तार से जानेंगे. फिर एप्लीकेशन क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, ठीक है. फिर अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे. जैसे किसी नॉलेज को पाए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ के मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड किसी फ़ायदेमंद चीज़ के बारे में जाने. जैसे कि गर्म पानी जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि गर्म पानी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. फिर उसके बारे में हम पूरा डीप नॉलेज लेंगे कि गर्म पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ों में हेल्पफुल होता है, क्या क्या चीज़ों में फ़ायदा करता है. तो ये उसका कॉम्प्रिहेंटिव वे, वो तो थोड़ा इलेबोरेट हम लोगों ने किया, उसको और विस्तार से जाना. फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में. जैसे उसको हम क्या करेंगे, डेली पियेंगे और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, एनालाइज करेंगे कि क्या हमारे उस पर हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. फिर सिंथेसाइज में क्या होगा, ओवरऑल जो उसका ऑब्जर्वेशन, ओवरऑल जो रिजल्ट होगा उसको एक जगह कंक्लूड करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे. फिर इवेल्युएशन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि क्या जो हमने सोच के जो हमने अप्लाई किया और जो एक्शन लिया वो हमारे हेल्थ पे दिख रहा है कि नहीं. तो ये एक हेल्थ रिलेटेड आपको मतलब मैंने एग्जांपल दिया. इसी तरह से एजुकेशन में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं क्लासरूम रिलेटेड. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हिंदी वालों के लिए स्लाइड है, तो आप एक बार रीड कर लीजिए पॉज करके वीडियो, और अपना नोट्स में इसको सीक्वेंसिंग इसी तरह से आपको लिखना है कॉग्निटिव डोमेन के लिए, संज्ञानात्मक स्तर के लिए. ब्लूम टेक्सोनॉमी रिवाइज्ड. अब ये जैसे जो पहले वाला था वो बेंजामिन ब्लूम ने पहले जो दिया था वो 1956 की थी, ठीक है. उसके बाद जो हुआ वो 2001 का है जो मुझे याद है, ठीक है. तो जो 2001 का है वो डेविड कर्थवाल, वन ऑफ द ब्लूम्स ओरिजिनल कोलैबोरेटर, मतलब ये जो 2001 का है उसमें कुछ एडिट करके और चीज़ें थोड़ी कुछ नई चीज़ें लाई गई. तो इसको देखेंगे. In 2001, David Kurthwal, one of the Bloom's original collaborators, मतलब इन्होंने कोलेबोरेट किया, मतलब मिलजुल के किया ब्लूम और कर्थवाल ने, जो कि अफेक्टिव डोमेन के कर्थवाल हैं. एंड को एडिटर लॉरिन एंडरसन पब्लिश्ड अ रिवीजन टू द 1956 हायरार्की विद द कंट्रीब्यूशन फॉर, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1956 from cognitive psychologist, curriculum theories, instructional researchers and testing and assessment specialists. This new revised version introduced a key change to the cognitive domain of Bloom taxonomy. It shifted the language used from noun to verb. ये भी important है, noun to verb. जैसे पहले वाला जो था वो noun based था, अब जो है वो verb based है. Thereby focus the attention away from acquisition and towards active performance of the types of learning involvement in each stage of the hierarchy. Synthesis, we also dropped and create was moved to the highest level of the
डोमेन। तो इसमें क्या है कि जो पहला हमारा था नॉलेज, तो नॉलेज की जगह क्या हो गया रिमेंबर, ठीक। सेकंड जो हमारा था कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन की जगह क्या हो गया अंडरस्टैंड। जैसे कि मान लीजिए नॉलेज है, तो नॉलेज को क्या करते हैं हम रिमेंबर ही तो करते हैं, मतलब माइंड में फिक्स करते हैं। तो नॉलेज को आप रिमेंबर से याद करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको हम क्या करते हैं एलोबरेट करते हैं। तो जितना ही हम किसी चीज़ को एलोबरेट करते हैं, विस्तार करते हैं, उतना ही हमारी क्या होती है समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो उसको उससे रिलेट करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज जो था वो रिमेंबर, नॉलेज को क्या करते हैं हम रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। और वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा हम जब चीज़ किसी को पढ़ लेंगे, ज़्यादा एलोबरेट कर लेंगे, तो क्या होगी अंडरस्टैंडिंग वो होगी हमारे अंदर डेवलप। फिर हमारा उसके बाद क्या था एनालाइज। उसके बाद हमारा देखेंगे क्या था, एक मिनट, नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का जस्ट अप्लाई, तो ये ठीक है कि पहले आपने रिमेंबर किया, फिर अंडरस्टैंड किया चीज़ को, फिर उसके बाद अप्लाई किया, फिर एनालाइज किया, ये भी ठीक है। फिर हमारा सिंथेसाइज नहीं है, सिंथेसाइज नहीं करना है। एनालाइज करने के बाद हम इवेल्युएट कर लेंगे, फिर इवेल्युएशन के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसको क्या करेंगे क्रिएटिव, मतलब उसको और क्रिएटिव तरीके से और जो चीज़ें कमी होंगी उनको क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से चेंजेस हुई। तो आपको 3 जगह पे चेंजेस मिलेगी। एक तो पहले लास्ट स्टेज जो एवोल्यूशन था उसको आगे करके क्रिएट हो गया, उससे पहले जो नॉलेज था उसको रिमेंबर हो गया, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड हो गया, एप्लीकेशन को अप्लाई हो गया। तो मुझे लग रहा है आप लोग को याद हो गया होगा। तो इसको एक बार ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा समझ के अपने हिसाब से अपना ट्रिक बना के इसको ऐसे ही रिमेंबर कर लीजिएगा। बाकी आप जहाँ भी पढ़ते हो स्टडी करते हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्चुअल उसको आप लिख के अच्छे से और उसको वॉल पे फिक्स करिए, ताकि आप हमेशा देखते रहेंगे तो उससे भी आपको याद होगा। या आप किसी A4 साइज पेज पे भी आप उसको लिखिए, जैसे SDG गोल है, MDG गोल है, ये सब जो चीज़ें हैं उनको आप डेली देखते रहिए, देखते रहिए। देखते रहने से क्या होगा कि आपकी चीज़ें क्या होंगी माइंड में फिक्स होंगी। तो ये हिंदी वालों के लिए आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। कॉग्निटिव डोमेन, द कॉग्निटिव डोमेन इज फोकस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल स्किल। तो ये क्या होता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं, जो बौद्धिक हमारी जो स्किल कौशल होते हैं उन पे आधारित होती हैं, सच एज ए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिंग अ नॉलेज बेस। तो ये देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट है आपको, ये स्टेटमेंट बेस पे भी बनता है नॉलेज बेस। It was the first domain created by the original group of Bloom's researchers. The cognitive hierarchy extends from the simple memorization designed to build the knowledge of learners to creating something new based on previous learned information. ये भी important आपको की पॉइंट होगा प्रीवियस लर्न इन्फॉर्मेशन पे। इन दिस डोमेन लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू प्रोग्रेस in a linear manner beginning at remember at editing a create। तो याद रखने का जो डोमेन होता है संज्ञानात्मक डोमेन आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और ज्ञान का आधार बनाने जैसे बौद्धिक कौशल पर केंद्रित होता है। यह ब्लूम के शोधकर्ता के मूल समूह द्वारा बनाया गया पहला डोमेन था। संज्ञानात्मक पदानुक्रम शिक्षार्थियों के ज्ञान का निर्माण करने के लिए डिजाइन किए गए सरल स्मरण से लेकर पहले से सीखी गई जानकारी के आधार पर कुछ नया बनाने का फैला हुआ है, मतलब विस्तार है। इस क्षेत्र में शिक्षार्थियों से एक रैखिक तरीके से प्रगति करने की अपेक्षा की जाती है, जो याद रखे से शुरू होकर बनाए पर समाप्त होती है। तो कॉग्निटिव डोमेन में आपको इस जो भी मैंने की पॉइंट्स अंडरलाइन किए थे वो प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि ये समझ पे कुल मिला के आपकी समझ पे आधारित होता है। जो आप समझते हो, जो आप ज्ञान लेते हो, जो आपके माइंड में फिक्स होती है नॉलेज, उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये बौद्धिक कौशल पे आधारित होता है। और कॉग्निटिव का हायरार्की जो है तो वो अभी हम लोगों ने जो 2001 वाला देखा वो है। तो इसमें क्या था पहला रिमेंबर, सिंपल लर्नर आउटकम्स, ठीक है। रिमेंबर द, इसमें आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, सिंपल लर्नर आउटकम्स, सिंपल असेसमेंट एक्टिविटी और रैशनल। तो सिंपल लर्नर आउटकम्स, रिमेंबर द नेम्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ ए कास्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन अ प्ले। सैम्पल असेसमेंट एक्टिविटी, जैसे ये बताया जा रहा है जस्ट एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपको क्या क्या रिमेंबर हम करते हैं। तो अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट डिजाइन टू टेस्ट द मेमोरी ऑफ लर्नर। Rational, a multiple choice test will allow educator to see
whether student have effectively memorized the given material। नमूना सीखने के परिणाम जो होते हैं, किसी नाटक में पात्रों के नाम और रिश्ते याद रखना। फिर नमूना मूल्यांकन गतिविधि जो होती है वो शिक्षार्थियों की स्मृति का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया एक बहुविकल्पीय परीक्षण है। तर्क, एक बहुविकल्पीय परीक्षा शिक्षकों को यह देखने की अनुमति देगी कि छात्रों ने दी गई सामग्री को प्रभावी ढंग से याद कर लिया है या नहीं। तो इस तरीके से ये रिमेंबर के कुछ पॉइंट्स है कि मतलब एग्जांपल्स के थ्रू कि आप इसको पढ़ो और आपको खुद ही ये चीज़ें समझ में क्लियर हो जाएंगी कि रिमेंबर में क्या हम करते हैं और क्लासरूम में क्या हमें करवाना होता है बच्चों से। फिर सेकंड जो था वो अंडरस्टैंड, और उससे पहले 1956 में क्या था, आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिए तो कि 1956 में रिमेंबर की जगह क्या था और अंडरस्टैंड की जगह पे था क्या। तो अंडरस्टैंड की जगह पे कॉम्प्रिहेंशन, ठीक, किसी चीज़ को इलेबोरेट कॉम्प्रिहेंड करना। तो इसमें देखेंगे हम सैम्पल लर्निंग आउटकम्स में क्या है और सैम्पल असेसमेंट एक्टिविटी में क्या है और रैशनल्स में क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे सैम्पल लर्निंग आउटकम्स में क्या है, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मेन आइडियाज ऑफ ए प्ले। और तो एक्सप्लेन देखिए आगे यहाँ पे, ये जहाँ भी एक्सप्लेन आएगा वहाँ पे क्या करेंगे हम, अंडरस्टैंड और वो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेकेंड, ठीक। प्ले और पीस ऑफ लिटरेचर, सिंपल असेसमेंट एक्टिविटी में क्या होगा, राइट अ शॉर्ट पेपर समराइजिंग द प्लॉट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द प्ले। रैशनल में राइटिंग अ समरी इंकरेज लर्नर टू थिंक अबाउट व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर आर एंड टू डिसाइड विच एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लॉट टू disregard in favor of a concise summary. It allows educators to evaluate whether or not they have understood the main ideas of the play. तो ये इसमें कुल मिला के यही अंडरस्टैंड में तीनों में यही बताया गया है कि जो भी चीज़ें हैं उनको एक समरी के रूप में, उनको एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंड और कंसाइज वे में आपको जो नॉलेज है वो, ये जो इवेल्युएशन है, जो भी आपकी तार्किक क्षमता का जो इवेल्युएशन है वो सब इसमें करना है। अप्लाई, तो अब अप्लाई में हम देखेंगे सैम्पल लर्निंग आउटकम में और सैम्पल असेसमेंट एक्टिविटी में और रैशनल्स में क्या है। तो अप्लाई द मेन आइडियाज देम थीम्स इन द प्ले टू another context, write an advice column responding to one of the characters. It doing this assignments, learners will consider the implication of a character's actions outside of the consequences so in the play. आवेदन करना, नमूना सीखने के परिणाम, नाटक में मुख्य विचारों विषयों को दूसरे संदर्भ में लागू करने। और सेकंड मूल्यांकन वाले में किसी एक पात्र का जवाब देते हुए एक सलाह कॉलम लिखें। तर्क में इस असाइनमेंट को करने में शिक्षार्थी नाटक में दिखाए गए परिणामों के अलावा किसी पात्र के कार्यों के निहितार्थ पर विचार करेंगे। फिर एनालाइज में क्या होगा कि सैम्पल लर्निंग आउटकम में बी एबल टू एनालाइज द रिलेटिव, मतलब इसमें कुल मिला के जो भी हम पहले एग्जांपल्स लिए उनमें हम एक क्या करेंगे, जैसे कि कोई टीचर है वो किसी भी टेस्ट या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें एनालाइज करता है कि क्या बच्चों की एक्टिविटी है वो कर रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइप का एनालाइज ही होगा इसमें। दी एबल टू एनालाइज द रिलेटिव रोल्स ऑफ ईच कैरेक्टर इन द प्ले एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। फिर सैम्पल असेसमेंट में देखेंगे राइट एन एनालिटिकल पेपर कंपेयरिंग द एंटागोनिस्ट एंड प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले। रैशनल में थ्रू दिस असाइनमेंट्स एज अ लर्नर कंसीडर व्हाट मेक्स ईच कैरेक्टर एन एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट। दे नीड टू यूज बोथ देयर नॉलेज ऑफ द प्ले एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो इसमें क्या होगा, नाटक में प्रत्येक पात्र की सापेक्ष भूमिका और उनके एक दूसरे से संबंधों का विश्लेषण करने में सक्षम हो। फिर नमूना मूल्यांकन विधि में क्या देखेंगे, नाटक के विरोधियों और नाटकों की तुलना करते हुए एक विश्लेषणात्मक पेपर लिखेंगे। और फिर तर्क में इस असाइनमेंट के माध्यम से जैसा कि शिक्षार्थी इस बात पर विचार करते हैं कि प्रत्येक पात्र को प्रतिपक्षी या नायक क्या बनाता है, उन्हें नाटक के बारे में अपने ज्ञान और आलोचनात्मक सोच कौशल दोनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल जो है वो एनालाइज के लिए है। फिर इवेल्युएट में
और इसमें आप लिखिएगा कि क्या उसमें था 1956 में इवेल्युएट की जगह पे क्या था। तो इसमें क्या होगा, सैम्पल लर्निंग आउटकम में इवेल्युएट द डिसीजन ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्ले एंड सपोर्ट योर इवेल्युएशन विथ टेक्सचुअल एविडेंस। सैम्पल असेसमेंट एक्टिविटी में राइट अ रिस्पॉन्स टू वन ऑफ द इवेंट्स इन द प्ले, either supporting or rejecting their action on the basis of evidence from the play as well as personal opinion and projected actual consequences of action. Rational में through these assignments learners will consider the rational and consequences for action in the play, leading them to understand and make judgment about the validity of a character's decision making. तो इसमें क्या है कि इसमें भी एक एग्जाम्पल है, नाटक में पात्रों के निर्णयों का मूल्यांकन करें और पाठ्य साक्ष्य के साथ अपने मूल्यांकन का समर्थन करें। नमूना मूल्यांकन गतिविधि में क्या करेंगे, नाटक में किसी एक घटना पर प्रतिक्रिया लिखें, नाटक के सबूतों के साथ साथ व्यक्तिगत राय और कार्यवाही के अनुमानित वास्तविक परिणामों के आधार पर उनके कार्यों का समर्थन करें या अस्वीकार करें। तो इसमें क्या होगा कि इवैल्यूएशन में कि जैसे आपको जो भी उसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसको अगर आपको सपोर्ट करना होगा तो उसको उस तरीके से करेंगे, या रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे इवैल्यूएशन में लास्ट में किया जाता है। तो इस असाइनमेंट के माध्यम से शिक्षार्थी नाटक में कार्यों के औचित्य और परिणामों पर विचार करेंगे, जिससे उन्हें चरित्र के निर्णय लेने की वैधता के बारे में समझने और निर्णय लेने में मदद मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्रिएट में देखेंगे कि सैम्पल लर्निंग आउटकम्स में क्रिएट अ न्यू एंड यूनिक पीस ऑफ क्या होगा, ये एंड यूनिक पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग देयर सिमिलर प्लॉट डिवाइस। सैम्पल असेसमेंट क्रिएट ए शॉर्ट स्टोरी using similar plot devices in a new time or setting. Rationals में through this activity learners must integrate the plot devices and writing techniques into a new setting, allowing them to practice their creative writing skills and showing their full understanding of the writer's techniques. तो ये आपका क्या हो जाएगा कि क्रिएट में कि जो भी हम समान प्लॉट उपकरणों का उपयोग करके लेखन का एक नया और अनूठा टुकड़ा बनाएं और नए समय या सेटिंग में समान कथानक उपकरणों का उपयोग में। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। कुल मिला के क्रिएट में ये होता है कि लास्ट में जो भी रिजल्ट आते हैं इवैल्यूएशन के माध्यम से, फिर उसके बाद उसको एक थोड़ा न्यू तरीके से जो भी कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए थोड़ा न्यू तरीके से एक प्लान और स्ट्रैटेजी बना के फिर काम किया जाता है। फिर अफेक्टिव डोमेन जो सेकंड है, भावनात्मक जो डोमेन है, तो उसमें देखेंगे द इफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन द एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ लर्नर्स। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, एप्रिसिएशन ऑफ लर्नर्स। द हायरार्की associated with it begins with the receiving and listening to information and extends to characterization or internalization values and acting upon them. It focuses on helping learners understand what their own values are and how they have developed. तो इफेक्टिव जो डोमेन होता है भावनात्मक डोमेन, उसमें शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण, मूल्यों, रुचियों और प्रशंसा पर केंद्रित है। इससे जुड़ा पदानुक्रम जानकारी प्राप्त करने और सुनने से शुरू होता है और मूल्यों के लक्षण, वर्णन या आंतरिकरण और उन पर कार्य करने तक विस्तारित होता है। यह शिक्षार्थियों को यह समझने में मदद करने पर केंद्रित है कि उनके अपने मूल्य क्या हैं और उनका विकास कैसे हुआ है। अफेक्टिव डोमेन के जो हायरार्की है वो है रिसीविंग फर्स्ट। तो रिसीविंग में क्या होगा कि इसमें ही सिंपल लर्निंग आउटकम्स और स्टूडेंट प्रेजेंटेशन, इस तरह से स्टूडेंट सैम्पल असेसमेंट और रैशनल में क्या है
ये लिसन टू अदर स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट सैमल, मतलब पहले हम क्या होगा, रिसीव करेंगे, पहले अदर स्टूडेंट को क्या करेंगे, उनकी बातें पहले सुनेंगे, पहले रिसीव करेंगे। देन सैम्पल असेसमेंट एक्टिविटी में क्या होगा, बी एन ऑडियंस मेंबर टू द अनदर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन एंड देयर राइट अ समरी। Rationals में through these assignments learners will learn how to listen effectively to others as well as remember key details about their presentation। तो इसमें रिसीविंग में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो भी लर्नर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स या उनकी जो भी नॉलेज है उनको पहले हम रिसीव करते हैं, पहले सुनते हैं। या इसी तरीके से अगर लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारी जो भी नॉलेज होती है, जो भी हम उनको बताते हैं, पहले वो उसको पहले रिसीव करते हैं, पहले उसको सुनते हैं, देन वो क्या करते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिस्पॉन्ड में है, इसको एक बार पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिए जो स्लाइड है हिंदी वाले और इंग्लिश वाले ध्यान दीजिए। स्पीक इफेक्टिवली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस एंड एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू अदर। जैसे पहले वो किसी भी चीज़ को, नॉलेज को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, देन रिस्पॉन्ड करेंगे। तो प्रेजेंट ऑन ए सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम पीयर्स अबाउट देयर प्रेजेंटेशन। Through this learners will become more comfortable with public speaking as well as more comfortable with contributing to a discussion in the form of answering questions। फिर उसको क्या करेंगे, वैल्यूइंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव करेंगे, देन रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर वैल्यूइंग करेंगे उस नॉलेज का कि उन्होंने जो नॉलेज पाई है, जो भी उनको ज्ञान हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है। देन सैम्पल लर्निंग आउटकम demonstrate and explain own values regarding various topics। Sample assessment activity, write an opinion piece on any issues explaining one's own stance and reasons supporting their stance। फिर rationals में क्या है, through this learner will explore not only their own values but why they support their values, giving them a chance to understand more fully their own value system। तो इसमें क्या है कि विभिन्न विषयों के संबंध में अपने मूल्यों को प्रदर्शित करें और समझाएं। देन नमूना मूल्यांकन गतिविधि में क्या देखेंगे, किसी भी मुद्दे पर एक राय लिखें जिसमें अपना रुख और उस रुख का समर्थन करने वाले कारण बताएं। देन तर्क में इसके माध्यम से शिक्षार्थी न केवल अपने स्वयं के मूल्यों का पता लगाएंगे बल्कि वे अपने मूल्यों का समर्थन क्यों करते हैं, जिससे उन्हें अपनी स्वयं की मूल्य प्रणाली को पूरी तरह से समझने का मौका मिलेगा। तो ये आपका वैल्यूइंग हो गया। देन उन जो भी नॉलेज है पहले हम रिसीव करेंगे, देन रिस्पॉन्ड करेंगे, देन उस नॉलेज को वैल्यूइंग करेंगे कि क्या ये हमारे लिए काम का है या नहीं है, हमारे यूज़ का है, हमारे मतलब फ़ायदे के लिए है या नहीं, हमें इससे कुछ हमारा पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट या नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। देन उस नॉलेज को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने माइंड में कि हम आगे उस नॉलेज को अगर जब हमें फिर से यूज़ करना हो तो वो ऑर्गेनाइज जो नॉलेज है वो हमारे काम आए। तो इसमें सैम्पल लर्निंग आउटकम्स में क्या है, कंपेयर वैल्यू सिस्टम एंड अंडरस्टैंड एविडेंस बिहाइंड वैल्यूज़। सैम्पल असेसमेंट एक्टिविटी में ऑर्गेनाइज एंड कंपेयर डिफरेंट कल्चर वैल्यू सिस्टम, इवेल्युएटिंग द डिफरेंस बिटवीन दैम एंड वाई दिस डिफरेंस में हैव अराइजन। Rationals में in doing this activity learners will consider how value system are put into place and organized as well as evidence that support different value system across the world। तो इसमें क्या है, लास्ट में हम इस नॉलेज को वैल्यूइंग करने के बाद इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, यही बोला गया है। देन कैरेक्टराइज में क्या होगा, उस नॉलेज को हम वर्क वेल इन अ टीम ऑफ peer, a group project including group work on any assignments। By working in a group, learner must balance their own values with the values of the team as well as prioritize tasks and practice teamwork। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, कैरेक्टराइज अलग अलग कैरेक्टर में उसको बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नॉलेज है, कोई हमारे टीचर ने किसी चीज़ को पढ़ाया या बताया, तो वो जो नॉलेज है वो किस तरह का नॉलेज है, मतलब हमारे किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, वो हमारे पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट लाएगा, तो उससे क्या होगा, कैरेक्टराइज करेंगे हम। देन साइकोमोटर डोमेन जो थर्ड है, कॉग्निटिव अफेक्टिव, देन साइकोमोटर, अब उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। द साइकोमोटर डोमेन encompasses the
ability of learners to physically accomplish tasks and perform movement and skills। तो ये आपका कीवर्ड्स हो जाएंगे इसके लिए, physically accomplish और task and performance movement and skills। फिर there are several different various including different hierarchy। The examples here fall into Harrow 1972 their theory of the psychomotor domain। This hierarchy range from reflexes and basic movement to non-descriptive communication and meaningful expressive activity। तो इसमें क्या है, फिजिकल ही, जो फिजिकली मतलब मेंटली हैंड मूवमेंट और बाकी चीज़ों के बाद साथ क्रियात्मक रूप से मतलब क्रिया के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम क्या करते हैं, साइकोमोटर डोमेन में लेते हैं। ठीक। और जो भावनात्मक, जो इमोशनल तौर पे जो हम ज्ञान लेते हैं उसको हम अफेक्टिव डोमेन में, और बाकी कॉग्निटिव डोमेन में जो हम संज्ञान समझ के स्तर पे लेते हैं उसे संज्ञानात्मक। साइकोमोटर हायरार्की रिफ्लेक्स सैंपल लर्निंग आउटकम्स, देन सैंपल असेसमेंट, देन रेशनल। तो ये आप एक बार पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है कि किसी शारीरिक उत्तेजना पर सहज रूप से प्रतिक्रिया करें, देन उसको क्या करेंगे हम, डॉज बॉल एक खेल है, मतलब कि सैंपल जैसे असेसमेंट करेंगे। तो फिर तर्क में क्या करेंगे, देंगे शिक्षार्थियों को उन पर फेंकी जाने वाली गेंदों पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए जिससे उन्हें अपने प्रतिवर्ती कौशल विकसित करने की अनुमति मिल सके। तो सबसे पहले हायरार्की में क्या आता है, रिफ्लेक्स, देन उसका बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट होता है। दूसरा उसका कि मतलब पहले हम रिफ्लेक्ट करते हैं कोई भी मतलब उसका प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं, देन बेसिक फंडामेंटल हमारे में मूवमेंट होता है, देन हम परसेप्चुअल एबिलिटीज़, जैसे जब हमारा मूवमेंट होता है बेसिक फंडामेंटल, उसके बाद क्या होता है, हम एक परसेप्शन बनाते हैं, एक अवधारणा हमारे क्षमता विकसित होती है। तो परसेप्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, इसमें क्या होगा कि विभिन्न संवेदी धारणाओं को एकत्रित करने के लिए एक से अधिक क्षमता का उपयोग करें। फिर इसी तरीके से उस एग्जाम्पल को ही बताया गया है, तो इसको आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा बहुत इजीली। इसमें कुल मिला के पहला रिफ्लेक्स होता है साइकोमोटर में। जैसे हम किसी भी नॉलेज पे क्या करते हैं, पहले रिफ्लेक्स मतलब थोड़ा सा अपना फोकस बनाते हैं, थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग दौड़ा के और उसके बारे में सोचते हैं। देन उसके बाद हम सेकंड में क्या करते हैं कि बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा खोजबीन। जैसे मान लीजिए कि हम कोई टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं तो पहले हम अपना खुद की समझ के स्तर पे उस पर बनाते हैं कि अच्छा ये कितना टफ है, कितना आसान है, क्या होगा, कैसे करना है, इसको प्लानिंग करते हैं। देन एक बेसिक फंडामेंटल जैसे गूगल करेंगे, बुक्स कोई उठाएंगे, उससे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक बेसिक फंडामेंटल हम क्या होता है, नॉलेज इकट्ठा करते हैं। देन उस नॉलेज के बिहाफ पे क्या करते हैं हम, एक परसेप्शन, एक अवधारणा, अपना कॉन्सेप्ट जो स्टेबलाइज करते हैं। देन फिजिकल एबिलिटीज़, फिर हम थोड़ा सा जो हमारी फिजिकल एबिलिटी, जो बौद्धिक क्षमता है उसको, या जो हमारा शारीरिक जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उससे क्या करते हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बैठा के उस नॉलेज को फिक्स करते हैं। फिर स्किल्ड मूवमेंट होता है। स्किल्ड मूवमेंट में हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं बिहेवियर एंड मूवमेंट टू, मतलब जो हमारा गोल है उसको थोड़ा सा अच्छा अचीव करने के लिए। तो ये इसमें हो गया। फिर नॉन डिस्क्रिप्टिव जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है कि एक्सप्रेस ओन सेल्फ थ्रू पर्पसफुल मूवमेंट एंड एक्टिविटी, मतलब खुद के द्वारा जो होता है किसी गोल या एम के लिए जो मूवमेंट या एक्टिविटी जो हम करते हैं या परसेप्शन जो बनाते हैं वो होता है नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन में। फिर ब्लूम की टेक्सोनॉमी इसमें इस स्लाइड में बताई गई है पिक्चराइजेशन। इसी तरह से आपको भी अपने A4 साइज़ पेपर पे बना के और उसको अपने वॉल पे या कहीं पे भी जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ फिक्स कर लीजिए और देखते रहिए। तो इसमें ये जो हायरार्की दी गई है इसी तरीके से आपको याद करना है। जैसे कॉग्निटिव वाले में क्या दिया गया है, सबसे नीचे आपका नॉलेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिर एप्लीकेशन होगा, फिर एनालिसिस होगा, फिर सिंथेसिस होगा, फिर एवेल्युएशन। तो फिर इसमें जब 2001 में इसमें करेक्शन किया गया था तो क्या किया गया था, तो नॉलेज की जगह क्या किया गया था, नॉलेज की जगह आपको रिमेंबर, देन कॉम्प्रिहेंशन की जगह क्या किया गया था, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन की जगह अप्लाई, एनालिसिस की जगह एनालिसिस ही था, सिंथेसिस की जगह इवैल्यूएशन आ गया था, फिर इवैल्यूएशन की जगह क्या होता है, क्रिएट हो गया था। तो ये भी आपको इसी तरह से याद कर लेना है।
देन अफेक्टिव में रिसीविंग, पहले हम रिसीव करते हैं नॉलेज, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उस नॉलेज जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसको वैल्यूइंग करते हैं कि कितना वो वैल्यूएबल है हमारे लिए, फिर उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू सेट, जो हम वैल्यू सेट किए रहते हैं उसके बिहाफ पे उसको कैरेक्टराइज करते हैं। फिर ये साइकोमोटर में पहले हम रिफ्लेक्स मूवमेंट करते हैं, फिर रिफ्लेक्स मूवमेंट करने के बाद हम बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट करते हैं, देन परसेप्शन बैठाते हैं, फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर स्किल मूवमेंट्स करते हैं, देन नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि मतलब ओन अपने सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लूम टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है और क्वेश्चंस लगा लेने हैं, PYQs मैं भी कराऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी कॉन्सेप्ट कराया है मैंने और PYQs भी जल्दी कराऊंगी। तो आप लोगों को खुद से भी देखते रहना है PYQs, और बाकी जब वीडियो आएगी तो वीडियो देखिएगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कुछ हेल्प हुआ हो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और ठीक से समझ आ गया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।